ये समझिए तो मैं निर्दल हूँ। बहुत छोटी सी पार्टी है, तो उस पार्टी को बहुत कम ही लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने तरफ से कोशिश है कि जनता मुझे समझे, जाने, मुझे एक अवसर दे विधानसभा में और उस देश के यदि युवा पीढ़ी को बर्बाद करना है तो उस देश के एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दूँ। और जो जनता के बीच में गए हैं उनको टिकट मिला ही नहीं, जैसे समाजवादी पार्टी, भाजपा पार्टी, चाहे कांग्रेस, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी, ये इनका सिंबल चलता है। ये लोग किसी को भी उठा देंगे, वो विजयी होता है। ये बेरोजगारी की समस्या का समाधान किसी भी पार्टी में नहीं है, ना समाजवादी पार्टी के पास है, ना भाजपा पार्टी के पास है, किसी के पास नहीं, कांग्रेस के पास भी नहीं है, लेकिन मेरे पास है। आज हम मौजूद हैं गोरखपुर जनपद के विधानसभा 326 चौरी चौरा अंतर्गत शहीद स्मारक स्थल चौरी चौरा पर। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं आम जनता पार्टी के नेता एवं चौरी चौरा विधानसभा के प्रत्याशी डॉक्टर संजय कुमार शर्मा जी। हम उनसे चुनावी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उनका राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है, उनके चुनावी मुद्दे क्या होंगे और जनता के बीच वे क्या संदेश लेकर जाना चाहते हैं। जी सर नमस्कार, आपका स्वागत है पीकेएस न्यूज़ पर और आप अपना परिचय पर बताएं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संजय कुमार शर्मा है। मेरा चुनाव चिन्ह जो है विंडो एसी है और मैं राजनीति में शुरू से इच्छा रही आने की, लेकिन इस समय ऐसी स्थिति बन गई कि मुझे पर्चा भरना ही पड़ा। मैं फ़िलहाल विद्यालय में पढ़ाता हूँ, प्राइवेट विद्यालय है, और एक विद्यालय का संचालन भी करता हूँ, तुलसीदेवी पत्रा बाजार में। फिलहाल राजनीति में आने का एक ही मकसद है। 3 साल जो कोरोना काल चला है, इन 3 साल कोरोना काल में सरकार की नीतियों की वजह से उत्तर प्रदेश की जनता, भारत की जनता बहुत परेशान हुई। जैसे यह था कि ये कोरोना था तो इसका कोई विकल्प भी सरकार को तलाशना था। उन्होंने एक ही सिस्टम लगा दिया, लॉकडाउन। और लॉकडाउन इस तरह का लगाया कि लोगों को एकदम घरों के अंदर पैक कर दिया, घर से बाहर नहीं निकलना, एकदम घर के अंदर ही पैक कर दिया। ठीक है, अगर यह स्थिति 1 साल की होती तो समझ में आता, लेकिन ब्रेक कर करके लॉकडाउन लगाना और इस तरह से, तो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए व्यापारी वर्ग। जितने व्यापारी हैं इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। व्यापारी के साथ साथ जो वकील थे वो भी प्रभावित हुए, पत्रकार महोदय लोग भी प्रभावित हुए। सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा जो प्राइवेट विद्यालय के शिक्षक हैं, जूनियर हाई स्कूल के जो शिक्षक हैं, डिग्री कॉलेज के जो शिक्षक हैं, ये लोग प्रभावित हुए। जूनियर हाई स्कूल की स्थिति तो यह हो गई कि बंद होने की स्थिति हो गई। कई जूनियर हाई स्कूल बंद हो गए, जो लीज पे चलाते थे उन्होंने अपना विद्यालय जो है बंद ही कर दिया, उसी में भलाई किया। क्योंकि सरकार क्या करती थी कि स्टार्ट तो करती थी, 2 महीना चलता था, 3 महीना चलता था, तो फिर लॉकडाउन। और जब लॉकडाउन लग जाता था तो होता क्या था कि ग्रामीण क्षेत्र में फीस फंस जाते थे, फीस बिल्कुल फंस जाए। क्योंकि वो लोग यह मानते हैं कि जब मेरा बच्चा पढ़ा नहीं तो हम फीस किस बात करें। सरकार केवल और केवल सरकारी विद्यालय के जो टीचर थे उनकी ओर ध्यान था, लेकिन प्राइवेट विद्यालयों की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं। सरकार ने उनके लिए कुछ किया ही नहीं। अगर कुछ किया हो तो आप लोग बताइए। हमको तो नहीं लगता है कि प्राइवेट विद्यालय के जो शिक्षक रहे हैं उनके लिए सरकार ने कुछ सोचा और किया। इसलिए मैं उनके हक के लिए, प्राइवेट विद्यालय के जो शिक्षक हैं उनके हक के लिए, वकील जो कचहरी में बैठते हैं, लॉकडाउन लग जाता है उनकी भी परेशानियां हैं, उनके हक के लिए, व्यापारी वर्ग जो हैं उनकी लड़ाई, इन सब की लड़ाई मैं करना चाहता हूँ। देखिए, विधायकी यदि मैं जीत जाता हूँ तो ये सामान्य सी बात है, सड़क रोड ये बनवाना या कहीं नाली बनवाना तो ये आम बात है। कोई मुझे अपने जेब से पैसा नहीं देना है। विधायक निधि में आता है पैसा, उसको रिलीव कर देना, मुझे अपने जेब से 1 रुपया नहीं देना। लेकिन जो जनता की समस्या है, लोगों की समस्या है, व्यापारी की समस्या है, शिक्षक की समस्या है, युवाओं की समस्या है, इसे कौन उठाएगा, इसे विधानसभा में कौन बोलेगा। एक मुद्दा रहा है टीटी 2011। टीटी 2011 का मुद्दा जो है ये मायावती के शासन चला आ रहा है। उनके साथ समय में विज्ञप्ति निकली थी। उस विज्ञप्ति को निकलने के बाद अखिलेश यादव की सरकार आई। उन्होंने इतना खाँच किया कि एकदम जान लीजिए उस पूरी विज्ञप्ति का हालत ख़राब कर दिया। वो भर्ती जो है 66,000 भरी गई, जिसको सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के आधार पर भरा गया। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के आधार पर उसको भरा गया। लेकिन फिर था कुछ बच्चे और बेकार रह गए।
अब उनको भरने का यानी वही विज्ञापन 12 था जो अखिलेश यादव जी ने निकाला था, वो मेरिट के आधार पर निकाला था। तो जो मेरिट के आधार पर निकाला था उसकी भी लड़ाई चालू हुई। अब माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, मुख्यमंत्री जी ने हमारे कहा था यही महाराणा प्रताप प्रांगण में कि बीएड टेट 2011 वालों को समायोजित किया जाए, लेकिन आज 5 साल समाप्त होने को है, सरकार का कार्यकाल भी समाप्त होने को है, लेकिन बीएड टीईटी 2011 वाले के बारे में इस सरकार ने बिल्कुल सोचा ही नहीं। और इस तरह का भाषा का प्रयोग किया गया टेट 2011 वालों के लिए कि अब क्या कहा जाए, वो लड़ाई लड़ रहे हैं। अब इनकी इच्छा, ये ऐसे बेरोजगार हैं जिनकी उम्र लगभग 40 साल 45 साल हो गई है। अगर मान लीजिए सरकारी नौकरी मिल भी जाती है शिक्षक की, तो कितना साल नौकरी करेंगे? 20 साल। वो भटक रहे हैं। अब एक खास एज होता है, एक एज के बाद पढ़ना मुश्किल हो जाता है, उस एज के बाद पढ़ाई करना कठिन होता है। लोग आदमी अपना परिवार बच्चों को चलाने के लिए कोई रोजी रोजगार करने लगते, कहाँ पढ़ पाएंगे? तो उनके लिए सरकार कुछ नहीं सोची, उनका भी समायोजन करना चाहिए था। तो उनकी भी लड़ाई यानी बीएड टेट 2011 वालों की भी लड़ाई मैं ही लड़ूंगा। विधानसभा में कम से कम उनका मुद्दा तो उठाना ही है, चाहे कुछ भी हो। सबसे पहले बीएड टेट 2011 वालों को समायोजित करिए, उनको जॉब दीजिए किसी भी तरीके से। उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, बहुत कुछ किया। अब देखिए कुछ लोग हल्ला भी कर रहे हैं कि बीएड टेट 2011 वालों को समाजवादी पार्टी आएगी, सरकार बनेगी तो वह समायोजित करेगी, उनको करेंगे। लेकिन मान लीजिए यदि कहीं समाजवादी पार्टी की सरकार ना बने तब क्या होगा? भाजपा की सरकार बन गई तब क्या होगा? उनकी बात कौन उठाएगा? इसलिए समझिए तो मैं निर्दल ही हूँ। बहुत छोटी सी पार्टी है, वो उस पार्टी को बहुत कम ही लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने तरफ से कोशिश है कि जनता मुझे समझे, जाने, मुझे एक अवसर दे विधानसभा में उनकी बात रखने के लिए, उनकी बात को कहने के लिए, ताकि मैं जनता की समस्याओं को दूर कर सकूँ। यही मेरी इच्छा रही है। और मेन मकसद बस ये समाज सेवा, मतलब अपना जीविकोपार्जन तो मेरा हो ही जा रहा है, मैं तो अपने जी खा ले ही रहा हूँ। मुझे पैसे का बहुत मोह माया लालच नहीं है, लेकिन जो सिस्टम बिगड़ा हुआ है 3 साल में बच्चों की जो शिक्षा का जो शिक्षा लेदर हुआ है वो आप लोगों के पास है ही है, जानकारी है ही है। बच्चे 3 साल पीछे चले गए। किसी भी देश को यदि बर्बाद करना है, तबाह करना है, तो उस देश के युवा पीढ़ी को बर्बाद कर दीजिए। और उस देश के यदि युवा पीढ़ी को बर्बाद करना है तो उस देश के एजुकेशन सिस्टम को ख़त्म कर दीजिए। इस सरकार ने केवल यही किया, शिक्षा व्यवस्था को ख़त्म कर दिया, एकदम तबाह कर दिया। जो शिक्षा की मूल जड़ है, बेसिक शिक्षा बच्चों की, एकदम ख़त्म कर दिया। अब बताइए ऑनलाइन पढ़ाइए, ठीक है ऑनलाइन पढ़ाइए, कैसे ऑनलाइन पढ़ाइए? जो गरीब घर का बच्चा है, जिसके पापा ठेला चला रहे हैं, मूंगफली बेच रहे हैं, उसके पास मोबाइल नहीं, एंड्रॉयड है, वो कैसे ऑनलाइन पढ़ाएगा? प्राइवेट भी जो भले थोड़ा सा संपन्न है वो अपने यहाँ ट्यूशन लगा लिए हैं, चल रहा है। लेकिन जो संपन्न नहीं है, जो गरीब हैं, जो केवल प्राइमरी विद्यालय पे आश्रित हैं, प्राइमरी विद्यालय बंद है, उसके लिए नहीं जा रहे हैं, 3 साल से घर बैठे हुए हैं, घूम रहे हैं, वो क्या करेंगे? देश का भविष्य कैसा होगा? वही होंगे जो बाद में झंडा लेकर इन्हीं पार्टियों के पीछे दौड़ेंगे, झंडा लेकर इन्हीं पार्टियों के पीछे दौड़ेंगे, इन्हीं पार्टी को जय जयकार करेंगे, कार्यकर्ता बनेंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। आप अभी बताए हैं कि आप टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, ऐसे में आपको राजनीति में आने का विचार कब आया और कितने दिनों से आप राजनीति में जुड़े हुए हैं, और जिस पार्टी से आप जुड़ाव रखे हुए हैं उस पार्टी को आपने कब चुना? जिस पार्टी से हम जुड़ाव रखे हैं, ज़्यादा समय नहीं उस पार्टी को चुने हुए, मान के चलिए 15 दिन हुआ उस पार्टी से जुड़े हुए। और हरि भाई पटेल जी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, और मुझे अच्छा लगा, मैं इस पार्टी से जुड़ गया। राजनीति में आने की इच्छा तो शुरू से थी, लेकिन मेरे पास चूँकि बेसिक स्थिति कमज़ोर है, आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं, इस वजह से मैं राजनीति में नहीं आ पा रहा। लेकिन मुझे कहीं से तो शुरुआत करनी थी, कब तक वेट करते, कब तक इंतज़ार करते। और ये जो 3 साल हम जो झेले हैं वो भूलने लायक नहीं। इन 3 सालों में हम बहुत पीछे गए, देश भी पीछे गया। अब मान लीजिए किसी को 5 किलो अनाज दे दिया जाए, उसके बाद घर में बैठा दिया जाए, खाओ और घर में रहो, तब तक चलेगा? तो वही हुआ ना जैसे जेल में किसी कैदी को रखा जाता है। जनता को भी कैद कर दिया गया इस लॉकडाउन के दौरान। सरकार के पास ऐसा नहीं है विकल्प था, विकल्प था, उपाय थे, कोरोना काल था, ऐसा नहीं है। अब कहेंगे क्या था? तो सर्कल आप सिस्टम लगा देते, सर्कल आप विलेज सिस्टम लगा दिए होते, एक गांव को कवर कर दिए होते, उस गांव में लोग रहते, पढ़ते, उसी में करते। अब उस गांव के लोग दूसरे गांव में नहीं जाते, उसकी जिम्मेदारी गांव के प्रधान को संभालने को दे दी जाती। उस गांव में चौकी इंचार्ज रहता जो प्रधान के नियंत्रण में काम करता।
सारा काम प्रधान के हाथ में दे दिया जाता। गांव से उसको एकदम, उसमें बीडीसी हैं, वो समझाते लोगों को बाहर नहीं जाना है, घर के अंदर खेती करिए, बच्चों को घर ही में पढ़ाइए। तो इससे क्या होता कि जो स्थिति विकट हुई है वो नहीं होती। सरकार आखिर धीरे धीरे लॉकडाउन को छोड़ रही है ना, लेकिन ये धीरे धीरे छोड़ना ही सरकार के लिए बहुत नुकसानदेह, ये बहुत नुकसान कर गया। अच्छा, दूसरी चीज़, कोरोना जो बीमारी है, आपको क्या लगता है इंडिया में पैदा हुई है? नहीं, ये बाहर से आया। और ऐसा नहीं है LIU की टीम IB की टीम उन्होंने सूचना नहीं दी होगी। विशेषज्ञ, हमारे यहाँ विशेषज्ञों की टीम की कमी नहीं है, उन्होंने सूचना दी होगी, लेकिन सरकार अपने राजनीतिक हित के कारण हमको लगता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय जो बॉर्डर है उसको बंद नहीं की। अब वहाँ से लोग अंदर आ गए, जब अंदर आ गए तो फैलना बीमारी सही था। शुरू में ही जब सूचना इनको मिल गई थी तभी लॉकडाउन बॉर्डर पे लगा देना था कि कोई भी विदेशी, चाहे वो भारत का ही नागरिक क्यों ना हो, अगर भारत का नागरिक है तो उसको कहीं क्या बोलते हैं उसको, अरे बहुत अच्छा दिमाग में नहीं आ रहा मेरे, वो किसी रूम में पैक कर देते, क्वारंटीन, उसको क्वारंटीन कर देते, क्षमा करिएगा दिमाग में नहीं आया, तो उसको क्वारंटीन कर देते शुरू में ही। लेकिन सरकार ने उस पर काम ही नहीं किया। ठीक है, अब उनको बुलाया, स्थिति यह हुई कि वही बीमारी देश में आ गई। बहुत सी बीमारी आई हैं हमारे देश में, बहुत बार महामारी आई है, लेकिन इस तरह से स्थिति नहीं उत्पन्न हुई जिस तरह की स्थिति इस समय उत्पन्न हुई है 3 साल में। मैं सरकार का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब तक मैं सरकार से अपनी पीड़ा नहीं कहूँगा तब तक कैसे सुनेगी सरकार। आप मुद्दों की बात कर रहे हैं और विधानसभा चौरी चौरा से आप अपने राजनीति की शुरुआत किए हैं। यहाँ पे जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं उसके जो भी आवेदक हैं या प्रत्याशी हैं पहले से क्षेत्र में लगे हुए हैं। कोरोना काल आया, बाढ़ का समय था, ऐसे में वो लोग जनता के बीच गए हैं, उनसे मिले भी हैं, उनका सहयोग भी किए हैं। आप उस बीच में नहीं गए, चुनाव जैसे नज़दीक आया अचानक आप चुनावी मैदान में आ गए हैं। ऐसे में आप जनता के बीच जाएंगे तो जनता को क्या बताएंगे? देखिए, आपको जानकारी नहीं है, जितने भी प्रत्याशी उतरे हैं बड़े बड़े, वो कभी जनता के बीच में गए ही नहीं, और जो जनता के बीच में गए हैं उनको टिकट मिला ही नहीं। जो जनता के बीच में गए उनको टिकट मिला ही नहीं। ज़्यादा दूर मत जाइए, आनंद शाही जी में मेहनत किए, बाढ़ में जो परेशानी थी उनको दूर किए, अपना सारा काम छोड़ के उसमें लगे रहे, टिकट पा गए? आप बताइए। टिकट तो नहीं पाए, लेकिन आप जैसे बता रहे हैं जो भी क्षेत्र में मेहनत की है उनको टिकट नहीं मिला। फिर भी जो भी प्रत्याशी उतरे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के हो या भारतीय जनता, उनके जो पार्टी का सिंबल है उसको तो जनता जान रही है। वो पहले से जनता के बीच में लोग हैं भी, जो भी नाम है नाम सुना हुआ है। आप खुद बता रहे हैं कि आपकी पार्टी अभी नई है, ऐसे में आपकी पार्टी को जनता किस रूप में लेगी? देखिए, जो भी पार्टी है, पार्टी के सिंबल है, जैसे समाजवादी पार्टी, भाजपा पार्टी, चाहे कांग्रेस, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी, ये इनका सिंबल चलता है। ये लोग किसी को भी उठा देंगे वो विजयी होता है, ये माना जाता है। इसलिए इनकी पार्टी में टिकट पाने के लिए होड़ लगी जाती है, पैसे भी देते हैं लोग पाने के लिए। ये बताइए जरा सा, आप बताइए, ईश्वरन कुमार को आप जानते थे? नाम सुने थे कभी? आप कभी कैप्टन साहब को जानते थे? नाम सुने थे कभी? नहीं ना सुने थे। लेकिन पार्टी, अभी भाजपा हमको टिकट दे दी होती तो क्या हम नहीं हाईलाइट हो गए होते? अगर सपा हमको टिकट दे दी होती तो क्या हम हाईलाइट नहीं हो गए होते? हम, मान लीजिए हम शिक्षक हैं, हम काम करेंगे कि हम राजनीति करेंगे? हम तो राजनीति कर ही नहीं पाएंगे। हम तो भाई टीचिंग करना है, सुबह से शाम तक प्राइवेट विद्यालय है, पढ़ाऊंगा तो 2 पैसा मिलेगा, उसी पे चलना है, वो भी स्थिति खराब चल रही है। तो ये बताइए हम कैसे लड़ सकते चुनाव? आप अभी बता रहे हैं हम राजनीति नहीं करने वाले थे, शिक्षक थे, तो राजनीति में आप क्यों कूद गए? क्योंकि मुझे लगा कि अब जरूरी है कूदना, आवश्यकता है अब देश के लिए। क्योंकि देखिए, विधानसभा में जब तक ऐसे लोग नहीं पहुंचेंगे जो अच्छे वक्ता हों, जो वहाँ पे जनता की समस्या को कह पाएँ, जो जनता की पीड़ा को दूर कर पाएँ, जब तक विधानसभा में उन मुद्दों को नहीं उठाया जाएगा तब तक किसी भी राष्ट्र का, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है कि जो प्रत्याशी जीत जाएंगे, ये प्रत्याशी कभी विधानसभा में जाकर हमारे क्षेत्र की समस्या को उठा पाएंगे? युवाओं की समस्या को उठा पाएंगे? जो बेरोजगारी है उस बेरोजगारी की समस्या को उठा पाएंगे? कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद था, वो तो जैसे जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद थे सब बंद थे। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर थे उनकी स्थिति खस्ता थी। ऑनलाइन कितना चलेगा? चला तो रहे थे, बच्चे पढ़ भी रहे थे, लेकिन फिर भी जो ऑफलाइन पढ़ाई होती है उसका मतलब कुछ और होता है। कोचिंग भी बंद था, सारे बंद थे, खाली खुला था तो क्या, दारू की भट्टी। वहाँ कोरोना नहीं फैला था, कोचिंग में कोरोना फैल गया था, इंस्टीट्यूट में, प्राथमिक विद्यालय में कोरोना फैल गया था, डिग्री कॉलेज में कोरोना फैल गया था।
लेकिन दारू की भट्टी में कोरोना नहीं फैला था, चुनाव में कोरोना नहीं फैला है। अभी आप बताए हैं, आपके अनुसार सिंबल भी पार्टी का काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में जो सिंबल महत्वपूर्ण है, जैसे आप बताए हैं भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इन लोगों को जनता जानती भी है, इन पार्टियों में आप प्रयास क्यों नहीं किए? एक समय था, नहीं इन पार्टियों में प्रयास किए, मैं समाजवादी पार्टी में भी प्रयास किया कि शायद मुझे मौका मिल जाए सेवा करने का, लेकिन उन लोगों को कुछ और व्यवस्था चाहिए। अब उसमें हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि ठीक है, ये भी पार्टी कभी शुरू की थी शून्य से, ऐसा नहीं है कि एक बैग बड़े हो गए, और हमको भी अभी शुरू करना है। मेरे पास पैसा नहीं है, धन नहीं है कि हम पैसा खर्च कर दे और बैनर पोस्टर लगा दे और हमारा जो है इसी हो जाए, क्योंकि उतना अगर हमारे पास रहता तो हम बहुत शुरू से ही कर दिए होते, राजनीति शुरू पहले से ही कर दिए होते। लेकिन अभी मेरे पास जो व्यवस्था है, जो क्षमता है, उसी क्षमता को लेकर, उसी व्यवस्था के लेकर जनता के पास जाना है, उनसे निवेदन करना है कि वो इन सभी 13 प्रत्याशियों में योग्यता के आधार पर एक अवसर देख लें और एक मौका दे। कौन बार हम वहाँ कुर्सी पे फेविक्विक लगा के थोड़ी ना बैठ जाएंगे कि हमको कभी हटना नहीं है, तो जनता के हाथ में अगले 5 साल बाद फिर कभी हटा देगी। आपका प्रचार का माध्यम क्या होगा? आप 3.5 लाख मतदाता है विधानसभा चौरा में, चुनाव भी काफ़ी नज़दीक है, लगभग 10-12 दिन का समय बचा है और आप काफ़ी कम समय से चुनाव मैदान में हैं। कैसे 3.5 लाख मतदाताओं के बीच में आप जाएंगे? देखिए, हमारा एक ही माध्यम है सोशल मीडिया, आप लोग हैं मेरे माध्यम, क्योंकि सच्चे लोकतंत्र का जो स्तंभ होता है वो है मीडिया, सोशल मीडिया। क्योंकि सोशल मीडिया सच्चाई दिखाती है, लोगों को बताती है कि देखिए ये चीज़ है, वही विकल्प देती है, फला विकल्प ये है, फला विकल्प ये है, फला विकल्प ये है। अब जनता उसको देखती है, समझती है और अपने विवेक के आधार पर निर्णय लेती है। आप बेरोजगारी की बात किए हैं, आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? बेरोजगारी से आप उनको दूर कैसे करेंगे? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी बेरोजगारी की समस्या का समाधान किसी भी पार्टी में नहीं है, ना समाजवादी पार्टी के पास है, ना भाजपा पार्टी के पास है, किसी के पास नहीं, कांग्रेस के पास भी नहीं है, लेकिन मेरे पास है इस समस्या का समाधान। मैं इसको 100% बेरोजगारी को समाप्त कर सकता हूँ। और बेरोजगारी का मूल जड़ जानते हैं कहाँ है? अभी सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा, शायद आप समझ भी ना पाएँ। जो भी प्राइवेट डिग्री कॉलेजेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, यही मूल जड़ है। अब ये सोचेंगे ये कैसे, तो शिक्षा फैला रहे हैं, ये जड़ कैसे है? देखिए, ये लोग समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, चाहे किन्हीं विषय शास्त्र से ग्रेजुएशन की डिग्री देते हैं, लेकिन वो डिग्री अगर बच्चा ले लेता है, बीए कर लेता है, चाहे एमए कर लेता है, तो जो टैलेंटेड हैं वो पत्रकारिता के लाइन में चले गए, कुछ टैलेंटेड मान लीजिए हैं तो आईएएस हो गए, कुछ कहीं हो गए, कुछ कहीं हो गए। सभी लोग आईएएस पीसीएस तो होंगे नहीं, सभी लोग पत्रकार तो नहीं होंगे। 90 लाख युवा बेरोजगार हर साल निकलते हैं जो किसी भी नौकरी के लायक नहीं है, टेक्निकल डिग्री है ही नहीं उनके पास। जब टेक्निकल डिग्री है ही नहीं है तो कहाँ रोजगार करेंगे, कैसे करेंगे? अब होता क्या है, उनको आईएएस की नौकरी मिलेगी नहीं, डीएम की नौकरी मिलेगी नहीं और अंडे की दुकान खोल नहीं पाएंगे, डिप्रेशन के शिकार रहेंगे, परेशान रहेंगे, तो इससे अपराध भी बढ़ता है। इस समस्या का समाधान ये है कि सरकार क्या करती कि 2 विषय शास्त्र रखती, जैसे शिक्षा शास्त्र, चाहे राजनीति शास्त्र, जो भी है 2 विषय रखती। जो एक विषय था, उस एक विषय की जगह टेक्निकल डिग्री कोई रख देती, कोई टेक्निकल डिग्री, बहुत सी टेक्निकल डिग्रियाँ हैं, रख देती सारे इंस्टीट्यूट में। जब सारे इंस्टीट्यूट में तीनों टेक्निकल डिग्री रहती, 2 साल सरकार पढ़ाती, 1 साल पढ़ाती, दूसरे साल सरकार पैसा दे देती इनको कि आप उस व्यवसाय को शुरू करें। और जब उस व्यवसाय को शुरू करता है, वो जैसे इंस्टीट्यूट के जो टीचर उसको गाइड करते हैं, अब वो व्यवसाय शुरू करता है। तीसरे साल ग्रेजुएशन की डिग्री तभी दी जाती जब वो व्यवसाय को चला लेता। जब वो व्यवसाय चला लेता, चाहे कोई भी व्यवसाय हो, जब वो चला लेता तो उसकी हिचक खत्म हो जाती, संकोच खत्म हो जाता, और वो अपना जब व्यवसाय रन कर लेता तो उसको स्नातक की डिग्री दे दी जाती। ऐसे कंडीशन में ग्रेजुएशन करके कोई भी लड़का बेरोजगार नहीं निकलता, 100% नहीं निकलता। जितने इंस्टीट्यूट से हैं, 90 लाख अगर ग्रेजुएशन निकल रहा है, 90 लाख बच्चे अपना कोई ना कोई व्यवसाय खड़ा करके बैठ जाते हैं। अब ये क्या है कि ग्रेजुएशन कर लिए, साल भर 15 साल, 6 साल, 7 साल तैयारी कर रहे हैं, इलाहाबाद में तैयारी कर रहे हैं, लखनऊ तैयारी कर रहे हैं, गोरखपुर में तैयारी कर रहे हैं, अब हो क्या रहा है? नौकरी मिल नहीं पा रही, बेरोजगार हो जा रहे हैं। स्थिति यह है कि अब वो कोई काम ही नहीं कर पा रहे हैं, किसी काम के लायक नहीं है, क्योंकि भाई उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से कोई काम नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आपसे आखिरी सवाल है कि आपने आम जनता पार्टी को भी क्यों चुना? आम जनता पार्टी को मैंने नहीं चुना, आम जनता पार्टी ने मुझे चुन लिया। अब उन्होंने मुझे चुना तो हमने उनको चुन लिया, हमको अच्छा लगा। हरि भाई पटेल जी का बात हमको बहुत अच्छा लगा
हमने कहा कि भाई ठीक है, हम इनसे जुड़ते हैं और स्वाभाविक है कि अगर एक अवसर जनता हमको दे दी तो पार्टी मत देखे जनता, पार्टी अगर देखेगी तब तो भैया मेरा विजय निश्चित नहीं है। पार्टी ना देखे, प्रत्याशी देखे, प्रत्याशी कौन है, कैसा है, कैसे है। मैं मानता हूँ 10 दिन में आया हूँ, लेकिन मैं ये गारंटी लेता हूँ, मैं जनता को वचन देता हूँ कि मैं भले कम दिन में आया हूँ, लेकिन विधानसभा यदि मैं जीत गया तो हमेशा उनके बीच में रहूँगा, ज़्यादातर समय उसी जनता के बीच में रहूँगा। जितना टाइम विधानसभा को देना है मैं उतना दूंगा, बाकी समय हम जनता के बीच में रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। 5 साल अगर जनता के बीच में चले गए तो हमको जनता मान लेगी, और 100% है कि मैं जनता के बीच में ही रहूँगा, कहीं नहीं जाऊँगा। घर बार है ये नहीं है, आराम से जनता के बीच में पड़े रहेंगे। जो है परिवार में तो वहाँ हम रुकते ही नहीं हैं, हम जनता के बीच में रहेंगे, वहीं खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे। यही मैं 5 साल का मेरा यही योजना है। बहुत सी योजनाएं हैं, जैसे एक ये हमारे गांव के तरफ जो बंधा गया बरही साइड से, वो बंधा है, उस तरफ उधर लाइट लगाने की ज़रूरत है। वो लाइट लगेगा, बंधे को मजबूत किया जाएगा, सारा बंधा मजबूत किया जाएगा, बरही कोनी ये सारा बंधा मजबूत करना है। ठीक है, उधर काफ़ी मतलब जो है लाइट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, जैसे सड़कों पे लाइट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए शहर में तो लग गया है, वो काफ़ी ऐसा एरिया है कि वहाँ हत्याएं हो जाती हैं या कोई बात हो जाता है, तो जैसे लाइट और कैमरा वहाँ दोनों लगना ज़रूरी है। पुल के पास जो पीछे बरही से आगे चलेंगे, जो भागने उगने की तरफ जाएगा वो मोड़ पड़ता है, वहाँ पे वो लाइट की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ रानापार डिग्री कॉलेज है, बीच में भगने डिग्री कॉलेज है। तो जब डिग्री कॉलेज है तो वहाँ लाइट लगना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं क्षेत्र के विकास के लिए काम करूंगा। यदि किसी जनता की फिर भी कोई समस्या है, अगर मैं वहां तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, तो मेरा नंबर है, आराम से जनता मुझसे संपर्क कर ले, मैं उसके पास पहुंच जाऊंगा। मैं नहीं पहुंचाऊंगा, मेरा कोई आदमी पहुंचेगा, मैं आदमी को पहुंचने ही नहीं दूंगा, मैं खुद पहुंच जाऊंगा। जब मुझे यहाँ तो निसंदेह है कि हम उनके लिए ही काम करेंगे, कोई काम है ये नहीं, जनता की सेवा करेंगे बस। PKS न्यूज़ पर बातचीत करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप थे हमारे साथ संजय कुमार शर्मा जी, जो कि आम जनता पार्टी के चौरी चौरा विधानसभा के प्रत्याशी हैं। इन्होंने हमसे चुनावी मुद्दे पर वार्ता किया और जनता के बीच में इनका संदेश क्या रहेगा उन्होंने बताया। ओम प्रकाश यादव, PKS न्यूज़, गोरखपुर।